सभी साथियों को सादर जय भीम। आज की संविधान चर्चा में आप सबों का स्वागत है। आज मैं भारत के लोकतांत्रिक शासन पद्धति के मूल स्रोत के संबंध में चर्चा करूंगा। यह सर्वविदित है कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश की शासन पद्धति गणतंत्रात्मक है। गणतंत्रात्मक शासन पद्धति स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित होती है और यह बात महत्वपूर्ण है कि यही कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान को गणतंत्रात्मक शासन पद्धति पर आधारित किया है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति का उदय सर्वप्रथम भारत के धरती पर ही हुआ है। यानी लोकतांत्रिक शासन पद्धति का मूल स्रोत भारत ही है। भगवान बुद्ध के समय भारत छोटे छोटे गणराज्यों में विभाजित था, जैसे बज्जी, मल्ल आदि। वैशाली दुनिया का सबसे पहला लोकतांत्रिक स्टेट था। वैशाली बज्जियों की राजधानी थी। जब बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण किया तो भिक्षु संघ को भी लोकतांत्रिक पद्धति पर ही आधारित किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि भिक्षु संघ एक प्रकार का संसद था, पार्लियामेंट था, जिसमें बैठने की व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, कोरम, मेजोरिटी, व्हीप इत्यादि का पालन होता था। बुद्ध का जो भिक्षु संघ था वह पूर्णतः लोकतांत्रिक था। जब भी उसमें विवाद होते थे तो उसका निपटारा लोकतांत्रिक पद्धति से होती थी। भिक्षु संघ एक विशाल संघ था। जहां पर लोगों की अधिकता होती है वहां पर अधिकरण होना स्वाभाविक है, विवाद होना स्वाभाविक है। तो बुद्ध ने भिक्षु संघ में जो विवादों के निपटारा का नियम बनाया था वो बिल्कुल लोकतांत्रिक था। भिक्षु संघ में जब कभी भी विवाद होता था तो उसको इसी पद्धति से निपटारा करते थे। विनय पिटक में इसका वर्णन आया है, अधिकरण शमन। अधिकरण का मतलब होता है विवाद और शमन का मतलब होता है निपटारा। यानी अधिकरण शमन जो होता था वो लोकतांत्रिक पद्धति से होता था। जब कभी भी किसी भिक्षु से कोई गलतियां हो जाती थी, कोई उनसे दोषपूर्ण कार्य हो जाता था, तो वे सबसे पहले स्वतः कबूल करते थे, उसका कन्फेशन करते थे, उसकी स्वीकृति करते थे भिक्षु संघ के समक्ष। गलतियों के निपटारा का यह जो पद्धति है उसको तीन विथारक कहते हैं। यह शब्द विनय पिटक में आया है। तीन विथारक का मतलब होता है दोषों को तृण यानी घास से ढकना, यानी स्वतः स्वीकार कर लेना और विवादों को समाप्त कर देना। जब स्वीकृति द्वारा यानी तीन विथारक द्वारा विवादों का निपटारा नहीं हो पाता था, तब उसका निपटारा उद्धाहिका द्वारा होता था। उद्धाहिका का मतलब होता है एक कमेटी होती थी जिसको सेलेक्ट कमेटी या उद्धाहिका कहा जाता है। सेलेक्ट कमेटी अर्थात उद्धाहिका में प्रज्ञावान और शीलवान भिक्षुओं की एक संघ होती थी। इसमें जो भिक्षु चुने जाते थे वो अनुश्रवण समिति द्वारा चुने जाते थे। अनुश्रवण समिति को मॉनिटरिंग कमेटी कहते हैं। जो भिक्षु उद्धाहिका में होते थे वे बहुश्रुत होते थे। वे विवादों को दोनों पक्षों से ध्यानपूर्वक सुनते थे। विवाद को यानी तथ्यों के गहराई तक जाते थे, उसका विश्लेषण करते थे, उसका निष्कर्ष निकालते थे
उनमें लोगों को समझाने की शक्ति होती थी, विवादों को निपटारा करने की क्षमता होती थी, उनमें न्यायप्रियता और निष्पक्षता होती थी, निर्भयता होती थी। इस प्रकार जो उदाहिका में भिक्षु संघ होते थे उनमें 10 गुण होते थे। इसलिए उन भिक्षुओं को अनुश्रवण समिति अर्थात मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा सेलेक्ट किया जाता था। जब मामला 3 विधारक द्वारा नहीं सुलझता था तो उसको उदाहिका में यानी सेलेक्ट कमेटी में लाया जाता था। लेकिन मामले को सेलेक्ट कमेटी में लाने के पहले एक ज्ञप्ति निकाली जाती थी। ज्ञप्ति का मतलब मेमोरेंडम। और इस प्रकार वे भिक्षु मिलकर के विवादों को सुनते थे और निपटारा करते थे। यदि कोई ऐसा विवाद जो उदाहिका में यानी सेलेक्ट कमेटी के द्वारा भी नहीं सुलझा तो मामला भिक्षु संघ में जाता था और भिक्षु संघ उस मामले को, उस अधिकरण को, उस झगड़े को बहुमत के द्वारा सुलझाता था। उसको कहते हैं यद् भूयिसिक। ये 3 विधारक, उदाहिका और यद् भूयिसिक, ये शब्द विनय पिटक में आए हैं और इसका वर्णन विनय पिटक में अच्छा से किया गया है। जब कोई फैसला बहुमत के द्वारा किया जाता है तो उसमें पक्ष और विपक्ष में मत पड़ते हैं। तो उस समय भी पक्ष और विपक्ष में मत पड़ते थे। पक्ष और विपक्ष में मत के लिए एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जिसको गिल्ली कहते हैं का प्रयोग किया जाता था। उसको सलाका कहा जाता था। सलाका का मतलब वोट। जैसे कुछ समय पहले भारत में वोटिंग बैलेट पेपर से होता था तो भिक्षु संघ के जमाने में वोटिंग सलाका के द्वारा होता था। वोट को छंद कहा जाता था। छंद का मतलब इच्छा होता है। छंद से ही चंदा बना है। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में जब किसी से आर्थिक सहयोग प्राप्त करता है तो उसको चंदा कहा जाता है। चंदा का मतलब ही होता है इच्छा से दिया गया दान। तो इस प्रकार जो सलाका होता था उसको छंद कहते हैं। छंद का मतलब वोट। और जो वोटर होता था उसको छंददायक कहते थे, यानी छंद देने वाला, वोट देने वाला। उसको सलाका ग्राहक भी बोला जाता था। और समस्त वोटिंग की प्रक्रिया को सलाका ग्रहण कहा जाता था। और सबसे मजेदार बात यह है कि उस समय जो वोटिंग होता था वो गुप्त मतदान के विधि द्वारा होता था। गूढ़ सलाका ग्राह इसको कहा गया है विनय पिटक में। यानी गूढ़ सलाका ग्राह का मतलब होता है गुप्त मतदान। यह व्यवस्था थी भिक्षु संघ में। और जो सलाका होता था जिसको छंद कहा जाता है वह पक्ष और विपक्ष के 2 रंग के होते थे। जिसमें वोट देना होता था वह उस रंग का, जो पक्ष और विपक्ष के रंग निर्धारित करके उसको तैयार किया जाता था, वो चुनता था और वोटिंग करता था। जब वोटिंग हो जाता था तो उस समय के जो संघ स्थविर होते थे, जो संघ के अध्यक्ष होते थे, वे बहुमत और अल्पमत की घोषणा करते थे। तो जिसके पक्ष में ज्यादा वोटिंग होता था उसकी विजय होती थी और इस प्रकार झगड़ों का शमन हो जाता था, अधिकरण का शमन हो जाता था। तो हम देखते हैं कि ये जो लोकतांत्रिक पद्धति है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो भारतीय मूल की सिस्टम है। और भारतीय मूल की सिस्टम होने के वजह से ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान में जगह दिया। डेमोक्रेसी का 2 सिस्टम होता है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली, और दूसरा प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी राष्ट्रपति प्रणाली। तो जो भिक्षु संघ था वो एक प्रकार का संसदीय डेमोक्रेटिक
प्रणाली का अनुसरण करता था। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में जो व्यवस्था लागू किया है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लागू किया है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में चुने हुए प्रतिनिधित्वों को, चुने हुए सांसदों और विधायकों को सदन में अपनी बात को रखने की स्वतंत्रता होती है। वो पक्ष में विपक्ष में बोल सकते हैं, वो कोई प्रस्ताव ला सकते हैं, किसी प्रस्ताव का समर्थन कर सकते हैं, किसी प्रस्ताव का विरोध कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो लोकतांत्रिक पद्धति है हमारे देश में वो भारतीय मूल की शासन पद्धति है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसे विदेशी शासन पद्धति कहते हैं और उनका मानना है, खासकर जो हिंदुत्ववादी लोग होते हैं, जो आरएसएस समर्थित लोग होते हैं, उनका ये कहना है कि डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र है, वो विदेशी शासन प्रणाली है जिसमें नागरिकों की अधिक स्वतंत्रता होती है। लेकिन सत्य बात यह है कि यह भारतीय मूल की शासन पद्धति है जिसका वर्णन विनय पिटक में हुआ है और बाबा साहब ने भी अपने राइटिंग स्पीच में वॉल्यूम 17 में इसका विस्तार पूर्वक किया है। तो हम सभी भारतीयों को यह जानना चाहिए कि जो लोकतंत्र है वो हमारी मूल शासन प्रणाली है और लोकतंत्र में सबों को सुरक्षा, सबों को सम्मान और सबों को अपनी रुचि के अनुसार जीने का अधिकार होता है, अपने रुचि के अनुसार आजीविका का साधन अपनाने का अधिकार होता है। दुनिया में डेमोक्रेटिक स्टेट, दुनिया में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सबसे प्रसिद्ध शासन प्रणाली होती है। इसमें सीधे जनता का सहभागिता होती है, क्योंकि जनता ही जनप्रतिनिधि को चुन करके भेजते हैं और वे जनप्रतिनिधि सदन में जाकर जनता का आवाज बनते हैं। तो जो भारतीय समाज की संरचना है, जो भारतीय समाज की बनावट है, जो भारतीय समाज व्यवस्था है, उस संरचना, बनावट और व्यवस्था के अनुसार भारत में बाबा साहब अंबेडकर ने लोकतांत्रिक पद्धति को लागू किया है। लेकिन लोकतांत्रिक पद्धति की जो सरकार बनती है वह लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार तभी काम कर सकती है, तभी वह काम करने के लिए विवश होती है जबकि समाज लोकतांत्रिक होता है। यानी जब समाज की जो व्यवस्था लोकतांत्रिक होगी तभी सरकार की जो प्रक्रिया है वह लोकतांत्रिक हो सकती है। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी लोकतांत्रिक शासन पद्धति में सरकार लोकतांत्रिक तभी हो सकती है जबकि समाज लोकतांत्रिक होगा। यानी समाज में सामाजिक जो भेद विभेद है वह नहीं रहेगा, जो आर्थिक गैर बराबरी है वह नहीं रहेगा। लोगों का सोच डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक का मतलब समानता मूलक विचारधारा। अगर समाज में भेदभाव है, ऊंच नीच है, जाति पात है, छुआछूत है, तो समाज को अनडेमोक्रेटिक कहा जाएगा। अगर समाज अनडेमोक्रेटिक होगा तो गवर्नमेंट कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता है। इसलिए भारत के लोगों को डेमोक्रेटिक सोच बनाना चाहिए। डेमोक्रेटिक सोच का मतलब होता है कि उनकी जो दर्शन है, उनकी जो निजी फिलॉसफी है, वो स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित है। सबके लिए समान उनके दिलों में होना चाहिए, सबके प्रति बंधुत्व का भाव होना चाहिए। इस प्रकार समाज डेमोक्रेटिक बनेगा, समाज लोकतांत्रिक बनेगा और समाज जो लोकतांत्रिक बनेगा तभी सरकार लोकतांत्रिक बन सकता है, क्योंकि समाज से ही गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी में लोग जाते हैं। अगर समाज से गए हुए व्यक्ति जो ब्यूरोक्रेसी में है और सरकार में है और लोकतांत्रिक वातावरण में पले हैं, भेदभाव मूलक वातावरण में पले हैं, तो वे ठीक से ब्यूरोक्रेसी निभा नहीं सकते हैं, ठीक से सरकार नहीं चला सकते हैं। इसलिए हम सभी भारतीयों को डेमोक्रेसी को ठीक से समझना चाहिए। डेमोक्रेसी एक न केवल शासन पद्धति है बल्कि यह एक प्रकार का समाज के साथ मिलजुल करके एकीकृत भाव से रहने की पद्धति है, भाईचारा के साथ रहने की पद्धति है। यह एक प्रकार का सोशल एसोसिएशन है। तो इस प्रकार हम सब डेमोक्रेसी की रक्षा करें, सम्मान करें, जिसका सूत्र और सिद्धांत भारतीय संविधान में समाहित है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।